अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे इंजीनियर सलीमुल्लाह साहब हैं। इंजीनियर सलीमुल्लाह सही साहब लाहौर बेस्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज उनके सरबराह हैं। सलीम साहब का एक और तारुफ भी है, वो ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसके ये रुकन भी हैं और साथ साथ जो एक्टिव मेंबर्स हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के सिलसिले में सलीम साहब का उन लीडर्स में शुमार होता है। और सलीम साहब के साथ गुफ्तगू करने के सिलसिले में मेरा एक और भी इंटरेस्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान में पानी हमारी नहरों का, दरियाओं का हो, समंदर का हो या बारिश का हो, उस पे बड़ी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान में और वो गुफ्तगू जारी है। और आज सलीमुल्लाह साहब का ये एक्सपर्टीज वाला जो एरिया है उस पे भी बात होगी और बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। You are welcome, sir. Welcome. Thank you for giving me this opportunity कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें जनरली, जो कि हमारी पब्लिक का भी और ग्लोबल इंटरेस्ट का है ये टॉपिक। एग्जैक्टली। अच्छा सलीम साहब, मैं आपसे पहले कोयटा और केपी में दो ऐसे इंजीनियर से बात कर रहा था जिनसे आपकी शनासाई भी है, आपका तारुफ भी है, बल्कि मुख्तलिफ इदारों में आपके साथ बैठते भी हैं। एक जी वसीम असगर साहब थे कोयटा से, जी जी दूसरे हमारे पास केपी से भी सीनियर इंजीनियर थे जाहिद आरिफ साहब। जी तो जी जी उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा था एंड लेट्स बिगिन विथ यू विद दैट क्वेश्चन कि हम्म, पंजाब में जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट है या जो जनरली इंजीनियरिंग प्रोफाइल है पंजाब प्रोविंस में, जी जी उसमें पंजाब का इंजीनियर जो है वो असर्ट कितना करता है डिसीजन मेकिंग में, क्या उसका रोल होता है? उससे पूछा जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चूंकि ये आपकी बेबी है, दैट इज योर एक्सपर्टीज फील्ड, सो टेल अस कि दिस प्रोजेक्ट इज राइट और रॉन्ग, वॉयल डिजाइन क्या है, किस तरह है, इस टाइप का कोई मशवरा आपसे लिया जाता है प्रोविंस में? देखिए सर, दो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल और फिजिबिलिटीज और डिस्कशंस, उसकी कैपेक्स क्या है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, पाकिस्तान में मार्केट क्या है, और ये मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जो हमारे पब्लिक सेक्टर में मोस्टली प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें फिजिबिलिटीज वगैरह का तो कम रोल होता है। वो फिजिबिलिटी जिस तरह पावर में है, उसमें डेफिनेटली रोल है कि हमें कौन सी ऑप्शन पे जाना है, थर्मल में जाना है, हाइडल में जाना है। फिर इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम ज्यादा होती है इसमें। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि हमारे टेन्योर में ये प्रोजेक्ट या हमारे स्लोगन जो हैं वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएं कि हम वो प्रोजेक्ट को कर लें। तो अब जिस तरह डैम बनाने के लिए 7 से 8 साल 10 साल आपको चाहिए एक, लेकिन थर्मल पावर के लिए आप 2 साल में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। विंड पावर है, उसको आप क्विकली कर सकते हैं। शॉर्ट स्पैन प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनका अपने वोटर्स को, अपनी पब्लिक को, उन चीज़ों को देखना है इरिस्पेक्टिव, और उसको वो थॉरो अटेंशन जो है उसको रिव्यू नहीं दिया जाता कि हम इनको किस किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। फाइनली प्रोजेक्ट तो लग जाएगा, क्या इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी पब्लिक बेयर कर भी सकेगी कि नहीं करेगी। तो ऐसी चीजें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में होती हैं। तो जब आप शॉर्टकट्स में जाते हैं तो उसमें फिर आप इंजीनियर्स के रोल्स को लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि आपको उनकी इनपुट की कोई वैल्यू ही नहीं है। और आज तक पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे चेयरमैन साहब इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक रेवोल्यूशन लाए हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में। और हमें भी बॉटलनेक्स फील होती हैं कि क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर और रेगुलेटर्स का आपस में वो सिंक नहीं है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि हमारा कोई भी मेरा ख्याल डिसीजन मेकिंग में इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं है, उनको प्रोजेक्ट नॉर्मली दे दिया जाता है
कि ये प्रोजेक्ट है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और ये आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स जो बाद में इम्पैक्ट्स आते हैं, वो हमारा सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ। अगर आप मलेशिया देखें, चाइना देखें और दूसरे कंट्रीज देखें, इंजीनियर्स का बहुत डिफाइंड रोल है। हमारे इंजीनियर इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी, माशाल्लाह, हम ये नहीं कहते वो भी हमारे भाई हैं, हम लोगों में से ही हैं। और लेकिन बात यह है कि उनका रोल, हर एक इंसान का रोल एक डिफाइंड, उसकी एक ट्रेनिंग सर्टेन एरियाज में होती है। और यस, आई एग्री कि उनकी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी एक डॉक्टर को नहीं कह सकते कि आप इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट करें, और कभी एक होम्योपैथी को नहीं कह सकते कि ऑपरेशन कर दे। तो बात सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमें अपने प्रोफेशन को रिकग्नाइज करवाना है, और गवर्नमेंट जब तक इसको रिकग्नाइज नहीं करेगी उस वक्त तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। कोई भी चीज हो, हम इवन घर में आपने एक एसी लगाना हो या आपने एक गाड़ी खरीदनी हो, आप देखते हैं कि इसकी कैपिटल कॉस्ट क्या है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ये सारी फिजिबिलिटीज। इवन आपके घर में 10 एसी लगे हों तो आप कहते हैं बच्चों यार 2 एसी इस्तेमाल कर लो, एक कर लो, ताकि बिजली के बिल के लिए। तो ये जो हमारे सर्कुलर डेट और ये वो सारी चीजें आ रही हैं, इसमें ज्यादातर चीजें जो है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। जब तक कि हम एज ए नेशन सिंक नहीं होंगे और हमारा विजन जो है वो कंट्री के लिए नहीं होगा, पब्लिक के लिए नहीं होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसका मतलब है कि ये जो इशू है, ये जो कैंपेन है, बल्कि मैं कहूँगा ये बड़ी जिदोजहद है कि जो पाकिस्तान के इंजीनियर को करनी है और तेज तर करनी है कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें इंजीनियर किस तरह असर्ट करे, डिसीजन मेकिंग में उसका कितना रोल और कैसे हो। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल मेरे ख्याल में, क्योंकि काफी अरसे से बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इशू कहाँ है सलीम साहब, ये चीज हम लोग क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे। एक सिस्टम है जिस तरह आप कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी इसी कौम का हिस्सा है, लेकिन इंजीनियर का रोल तो नहीं अदा कर सकते जिस तरह आप कर रहे हैं। तो कहाँ पे वो पॉइंट आएगा कि हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि यार इंजीनियर्स का काम इंजीनियर्स को करने दो। सर, अभी जो हम पिछले 2-3 डिकेड से देख रहे हैं, देखिए, आप परफॉर्मेंस तब दे सकते हैं जब आपको पीस ऑफ माइंड हो, आपकी वो एनवायरनमेंट हो जहां पे आप काम कर सके। अगर आप पिछले 2-3 डिकेड में देखें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती हैं जिस दिन वो ओथ लेती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो। तो जब इंसान सर्वाइवल की फाइट में रहता है, अगर आप घर में भी देख लें कि अगर हम घर में सिर्फ हम कमाने के चक्कर में और घर के खर्चे पूरे करने के चक्कर में होंगे तो हमारे ज़हन में कोई आइडिया नहीं आएगा। क्रिकेट में देख लें कि अगर आप कोई टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं, तो वो बंदा डिफेंसिव होकर वो मैच खेल रहा होता है और फिर पिक करने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ को पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, कल्चर इस तरह से बना हुआ है कि जिसमें वो मोड आता ही नहीं कि जहाँ पे एक थिंक टैंक वाला प्रोसेस स्टार्ट हो सके, और हम जो भी चीज करना चाहते हैं वो जल्दी में करना चाह रहे हैं। कुछ लाइफ में प्लानिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो हमें अपने जब तक कि स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं आएगी, पहले हम टेररिज्म के 20 साल हमने उस चक्कर में गुजार दिए, उसमें से निकले, तो फिर अब हम पॉलिटिकल इश्यूज में इस तरह से इंडल्ज हो गए हैं कि हमारी उस नेशन को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अभी सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है, शाम को टीवी चैनल्स अगर आप देखते हैं तो दे ऑलवेज प्रमोट द नेगेटिविटी, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। आप किसी चैनल पे ये नहीं देखेंगे कि शाम को आपको ये नजर आएगा जी कि कालाबाग डैम पे डिबेट हो रही है या कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट्स पे हो रही है, कोई एक्सपर्ट्स बुलाया हुआ है। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड के जी के हम, क्योंकि हमारी कौम का एटीट्यूड डेवलप जो हो गया है वो नेगेटिव न्यूज को कैच करने का हो गया है। आप फेसबुक पे देख लें, आपको चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे किसी भी लॉयर्स हों, प्रोफेशन में हो, आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप देखेंगे मोस्टली कि वहां पे फॉरवर्ड मैसेज आ रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने वाले, अनरेस्ट क्रिएट करने वाले। ऐसे लगता है कि हमारा कोई सारा ही कौम का ब्रेन ड्रेन हो गया हुआ है। कोई बंदा इस चीज पे नहीं आता कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, और उसकी जिम्मेदारी
फ्रैंकली ये आप पे और मेरे पे है कि जो हमने इस नेशन को अच्छा, हमने अपने वक्त में स्टैंड नहीं दिया, तो जिसकी तो वजह इसका से मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सलीम साहब के, जाहिर है कि हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, तो हमारी हमारी स्ट्रगल जो है, इंजीनियर्स की जो स्ट्रगल है इस हवाले से, वो तो और ज्यादा प्रोलॉन्ग होगी। आई होप के ये सारा इशू जो है, जो इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो इसको आगे ले चल रही है और लेती भी रहेंगी। लेट्स मूव टू योर कंपनी। आपकी कंपनी जो है वो वाटर इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट पे है। इशू बहुत पुराना है, सदियों का है, और आज तक इसी विगर के साथ उस पे बहस होती है, बात होती है। वाटर रिसोर्सेज के सिलसिले में, उसकी इंजीनियरिंग के सिलसिले में, व्हाट योर कंपनी इज डूइंग स्पेसिफिकली, और साथ साथ ये बताइएगा कि रिसेंटली आपने एक्सपो भी किया, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को पता चले। जी जी सर, मेरी कंपनी वो का नाम है जी वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। जी, आई एम केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ओके, और आई वर्क विद डेस्कॉन इंजीनियरिंग फॉर 11 years, अराउंड 11 years। और 2001 में मैंने ये इनिशिएटिव लिया। उस वक्त वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी मशीन्स, अच्छा, इक्विपमेंट और प्लांट्स थे, वो हाँ, मोर देन 99% इम्पोर्ट हो रहे थे। ओके, और पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन मोस्ट प्रोबेबली विच आई बिलीव, और एज पर माय रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंस, कि उस वक्त जब मैंने स्टेप लिया कि जी मैं जॉब नहीं करता और मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं पाकिस्तान में वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एज ए बिजनेस भी, और नेशन को भी फायदा होगा। तो उसकी आरओ प्लांट से स्पेशली, क्योंकि पानी की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, जैसे ही उसमें कंटेमिनेशंस बढ़ रही हैं, मिनरल्स बढ़ रहे हैं, सॉल्ट बढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर आपको इंडस्ट्री के लिए, ड्रिंकिंग के लिए आपको क्लीन वाटर चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड के लेट मी टेक दिस इनिशिएटिव कि हाँ मैं पाकिस्तान में ये वाटर की टेक्नोलॉजी और वेस्ट वाटर की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ओके, मेरा जो पहला सेगमेंट था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं, जो कि मैं सारी तमाम पब्लिक को और लिसनर्स को पता है कि वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जो है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, विदाउट योर कमीशन, यू कैन नॉट हैव दैट प्रोजेक्ट। तो ओके, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ नीट एंड क्लीन बिजनेस करूंगा, और मैं प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट करूंगा, जो कि रिकग्नाइज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो देन इन 2001 आई स्टार्टेड। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको जस्ट ये दूंगा कि आज वो दौर आफ्टर 2 decades ये आ गया है कि वी हैव मोर देन 20-30 स्मॉल मीडियम कंपनीज इन पाकिस्तान, जो कि एटलीस्ट इस फील्ड में आई हैं। ग्रेजुअली दे विल बी मैच्योर। और ओके, मैं ये प्राइड लेता हूँ कि मैंने जो इंपोर्ट हो रहे थे आरओ प्लांट्स, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब 2001 में जब मैंने देखा कि जो 1 लाख गैलन पर डे का प्लांट है, वो जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, वो तकरीबन 100,000, 1 लाख $1,20,000 का हो रहा था। और हमने ओके, सिर्फ कुछ नहीं किया, उसको लोकली सब कुछ इंपोर्ट करके सी के डी कंडीशन में, और डिजाइन खुद किया, क्योंकि डिजाइन इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट, जिस तरह कराची में सिचुएशन डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। तो हमने बिल्कुल, उसको जब यहाँ पे काम स्टार्ट किया तो उसकी प्राइस 30% कम थी एज कंपेयर टू विद द सेम इक्विपमेंट। अच्छा, और हमने ओके, वो प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन $65,000 में यहाँ पे वो डेवलप किया। और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो हमने 17 केमिकल्स के लिए किया, और उससे पहले थोड़े छोटे किए थे प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके ओके, बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। और वी गॉट अ वेरी गुड लीड, और टेक्निकली फिर कस्टमर हमने ऐसे डेवलप किए जिसमें ओके, आईसीआई है, एंग्रो है, फातिमा फर्टिलाइजर है, पेप्सी है, नेस्ले है। पीपल रियलाइज के जी के लोकल कंपनी एक ऐसी है कि ओके, जो हमें उस क्वालिटी की चीज दे सकती है, मशीन इक्विपमेंट दे सकता है। तो दैट इज माय प्राइड
कि मैंने इस मुल्क के लिए जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है, बाय रिवर्स इंजीनियरिंग इंस्टार्ट, आई इंट्रोड्यूस पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा सलीम साहब के आपने $1,20,000 वाली मशीन जो है वो यहाँ पे लोकलाइज की, यू ब्रॉट दैट प्राइस अप टू 30%, और उसके बाद जो है ये $65,000 में यहाँ अवेलेबल है। जब आपने इन प्लांट्स को रिवर्स इंजीनियर किया तो कितना परसेंट जो है अब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है? डू यू हैव एनी डेटा के हम अपने नाज़रीन को बता सके जी कि अब बात इंपोर्ट की नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बनाने के लायक हैं, कितना परसेंट हम यहाँ पे बना रहे हैं? देखिए सर, बात यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं वाटर ट्रीटमेंट में, जिस तरह इसमें मेम्ब्रेन है, पंप्स हैं, प्रेशर वेसल्स हैं, जो की पार्ट्स हैं, वो अभी हमने यहाँ पे लोकली कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं की। हमने सिर्फ उसकी इंजीनियरिंग, असेंबलिंग, और यहाँ पे लोकल जिस तरह आप देखें कि कोई आप एक मशीन लगा रहे हैं, आपने हमने कंट्रोल पैनल यहाँ डेवलप किए, कंट्रोल लॉजिक यहाँ डेवलप की, हमने पाकिस्तान के केबल इंडस्ट्री को किया, हम पाइपिंग इंडस्ट्री को पाकिस्तान में किया, जो की इक्विपमेंट अभी भी वही ब्रांड के हैं, जो कि एक दुनिया की बेहतरीन कंपनी, कोई जीई कह लें या कोई और इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं जो कंपोनेंट्स लगा रही हैं, मेजर इक्विपमेंट वही है, यूएसए का है, लेकिन वैल्यू एडिशन हमने लोकल इंजीनियरिंग और लोकल असेंबलिंग से कर दी वैल्यू एडिशन। क्यों? अभी मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट सर जो है वो बेचना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट दिस स्टेज। आप उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हम 30-40 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल की, और हम सब डिपेंड करते हैं, हमारा जो फॉरेन रेवेन्यू है वो भी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, और मेजर कंट्रीब्यूटर इस टेक्सटाइल। अगर 30 साल में हम टेक्सटाइल का कोई एक ब्रांड इंटरनेशनल डेवलप नहीं कर सके, तो हम लोकल कोई और इक्विपमेंट डेवलप करके कैसे आउट ऑफ पाकिस्तान सेल करेंगे? आपने ये देखना है कि पहले हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को वही मैंने कहा ना कि हमने स्टेप वाइज चीजों को लेकर चलना है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि सेव योर फॉरेन एक्सचेंज। आपने फॉरेन एक्सचेंज बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किया, अब 95% एंड अबव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो लोकल कंपनीज लगा रही हैं। आप बिलियंस ऑफ डॉलर आपने लास्ट 2 डिकेड्स में सेव किए कि वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी भी बात में पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराई 2004 में। आज शुगर में वी क्लेम दैट, जो मेरे कस्टमर ने बताया, लास्ट ईयर मैंने पहला प्रोजेक्ट अलायंस शुगर में किया वेस्ट वाटर का। नॉर्मली शुगर सेक्टर को मैं टच नहीं करता था। माय कस्टमर क्लेम्स, मैं नहीं क्लेम कर रहा, कि शुगर इंडस्ट्री में पहला प्रोजेक्ट वेस्ट वाटर का है जो कि डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है एज पर ईपीएस स्टैंडर्ड। बात ये है कि हमने स्टेप वाइज चीजों को लेके चलना है। जब तक हम स्टेप वाइज चीजों को लेके नहीं चलेंगे, मेड इन पाकिस्तान को सेल करना इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि इस वक्त जब तक वो गवर्नमेंट पैटर्नाइज नहीं करेगी, वो अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बदलेगी ग्लोबली। यस, इंडिया में देखें कि इंडिया में जितने बड़े इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी है, तो वो वहां पे आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देखें नोकिया जैसा ब्रांड जो बहुत टॉप पे था, या सैमसंग है, वो चाइना में बन रहा, चाइना में अंडर लाइसेंस बन रहा है। तो जब तक के लोगों को हम गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को इस तरह से इधर पाकिस्तान में नहीं लेके आएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी। चाइना ने क्या किया, 3 डिकेड्स बैक उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, हर चीज की कॉपी करके मार्केट में लाए। मार्केट में जब सेल बात हो रही है, यही बात सलीम साहब यही हो रही है कि हमारे पास तरीका चाइनीज वाला है जी, उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया और लेके आए, दुनिया जहान की चीजें अपने पास खोली और उसको कॉपी किया। Then slowly and gradually they improved, they developed and now leading the market. तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स मौजूद हैं, बेस्ट डिजाइनर्स मौजूद हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। Why shouldn't we do that and why can't we do that? सर देखिए, वो एनवायरनमेंट ही पाकिस्तान में नहीं है।
अच्छा। अब मैं वो आपने कल्चर डेवलप करना होता है ना जी, बच्चे को भी पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट देना होता है कि आप बच्चे को कौन से स्कूल में डाल रहे हैं। और कुछ आप और मैं गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ के भी सक्सेसफुल हुए, और अभी जो करंट जनरेशन है जो अबाउट टू रिटायर है, वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ के हुए। तो अब जब जनरेशन गैप और बाय द टाइम चीजें इंप्रूव करती हैं, तो वी हैव टू ऑप्ट दोज थिंग्स कि अपनी लाइफ में वो चीजें ना चाहते हुए भी लानी पड़ती हैं आपको। आप देखें कि पहले हमारे उलमा हजरात एक हमारी फोटोग्राफ पासपोर्ट पे लगने पे एतराज करते थे। अब वो ट्रेंड चेंज हुआ, अवेयरनेस क्रिएट हुई, नीड क्रिएट हुई, तो अब हम वो टीवीज पे भी आते हैं और एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बात ये है कि जब तक हम अपने आप को इस ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे। एक इसी तरह है कि जैसे घर में आपके 3 4 5 बच्चे हों और कोई बच्चे को आप इग्नोर करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा। जब तक हमारी गवर्नमेंट, मैं इस चीज पे भी बिलीव नहीं करता कि जी कि गवर्नमेंट कुछ करे। तब्दीली जो चेंज है, रियल चेंज है, इट टेक्स टाइम जाहिर है, और उसकी काफी पेनफुल किस्म का प्रोसेस भी है। बहरहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरा सिलसिला जो है चलना चाहिए जिस तरीके से चल रहा है, और उसको ज्यादा तेजी देने की जरूरत है बहुत सारे स्टेजेस पे। सलीम साहब, पीसी की इलेक्शंस की तरफ आते हैं। सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में मैं काफी एक्टिविटी देख रहा हूँ। इंजीनियर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सफेद दुरुस्त की जा रही हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हो रही हैं। पंजाब की क्या सूरत-हाल है? आर यू पीपल देयर एक्टिव एंड डूइंग द सेम हैपनिंग इन अदर प्रोविंसेस और व्हाट? देखिए सर, मैं इसको थोड़ा सा आपको 2015 में लेके जाऊंगा। जब 2000 ये 3 इयर्स टर्म होती है इलेक्शंस की, और 3 ईयर टर्म्स में 2015 में जब हमारे पैनल खड़ा हुआ, इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब चेयरमैन थे और कैंडिडेट थे उस वक्त, तो हमारे जो वोट पड़ा वो हमें तकरीबन 17,000 के करीब चेयरमैन को वोट पड़ा, और पूरे पाकिस्तान से। और जब हम, चेयरमैन साहब एक बहुत ही विजनरी पर्सन है, और उन्होंने एक नई डायनामिक्स दी है इंजीनियरिंग फील्ड को, और हम आईटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम वाशिंगटन अकॉर्ड का सिग्नेचर किए हैं इंजीनियर्स के लिए। रीजनल हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, जिनके ऑफिसेस बना रहे हैं। जब 2018 में ये इलेक्शन दोबारा हुआ तो हमारा वोट बैंक डबल था। यानी कि जो 17,000 वोट हमें पड़े 2015 में, और जो 2018 में हमें अराउंड 40,000 के करीब वोट पड़े। अच्छा, डबल से भी ज्यादा। दैट देखें, इंजीनियर जो एक पढ़ा लिखा तबका है, और वो ये चीज को समझता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। तो अब जो हमारे साथ उस वक्त भी कंपटीशन में लोग थे, उनको भी काफी उनके लिए शॉकिंग था ये देयर इज, वो कहते हैं ना जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री, और वो आप 70% प्लस सीट्स लेके जा रहे हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे लेके जा रहे हैं। और हमारी जो लास्ट ईयर कैंपेन थी, दैट वाज नॉट मोर देन ऑफ 2 वीक्स, क्योंकि हमें पता था कि हमने काम किया। अच्छा, और अपने फील्ड में, और जब आप काम करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी कि ठीक है, मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी है, बरकत भी डाली है। अलाइनमेंट कैसे होगी सलीम साहब? अब जाहिर है कि कुरैशी साहब के 2 टेनियर्स जो है वो पूरे हो गए। ही कैन नॉट बी कंटेस्टेड फॉर द 3rd टेनियर। बहुत सारे लोगों के नाम सुन रहे होते हैं, उनमें कहीं आपका नाम भी सुनने को मिलता है। तो आज बता दें कि यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स और व्हाट? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है ना। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है, और हमारे जो चेयरमैन है और प्रेसिडेंट ऑफ द इंजीनियर्स पाकिस्तान है, मैं जनरल सेक्रेटरी जरूर हूँ, मेरी राय भी जरूर ली जाती है, और तमाम अपनी कोर कमेटी के भी मेंबर्स की राय ली जाती है, लेकिन ये डिसीजन तो पार्टी का होता है। और मैं ये भी साथ साथ मेरा अपना व्यू पॉइंट है
कि एक ही पार्टी को फॉर एवर रूल नहीं करना चाहिए, कोई और भी चेंज ऑफ फेस भी होने चाहिए और अलायंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारी यही है कि हम टीपी अपने ही कैंडिडेट लाएगी सारे। और जो दोस्त हमारे हैं, देखिए हमने अगर ये लास्ट टेन्योर देखें, जिस तरह आपने जायद आरिफ साहब की बात की अभी, देवर फ्रॉम द अपोनेंट ग्रुप जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए थे, लेकिन हम जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो फिर हम सबके लिए इक्वल तरीके से चलते हैं। वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद इवन आवर अपोनेंट्स। अपोनेंट ये है कि वो आप इलेक्शन तक अपोनेंट हैं कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में ही आप कर रहे हैं, लेकिन वी आर पाकिस्तानीज, वी आर इंजीनियर्स, वी हैव टू वर्क फॉर दिस नेशन, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। कि अगर हम इन चीजों को लेके चलेंगे कि ये अपोनेंट, मैं इस चीज को अपोनेंट का वर्ड अपने फील्ड में यूज नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जी कोई एक इलेक्शन एक भाई भी लड़ रहा है, दूसरा भी लड़ रहा है, तीसरा भी लड़ रहा है, तो हम वी शुड बी, एक बड़ा कैंडिडेट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा विजन एक होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव एक होने चाहिए। वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है कि नून लीग आएगी तो कुछ और पॉलिसीज होंगी, पीपल्स पार्टी आएगी तो कुछ और पॉलिसीज होंगी, कोई अपना कार्ड निकाल देगा, कोई अपना कार्ड निकाल देगा। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी ग्रुप आए, हम मिलके इकट्ठे इस नेशन को सर्व करें और इस फील्ड को सर्व करें और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। तो हमारे लिए सब चैलेंज है जो मैं करना चाहूंगा। बात भी सुनने में आ रही थी कि जी सिंध के कुछ ग्रुप्स के साथ जो है वो काफी गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो बड़े ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी कंसेंसस पे पहुंचे। इज इट ट्रू आपकी कादिर शाह वाले ग्रुप के साथ मुलाकातें, सिटिंग्स हुई है? जरा बताएं, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को पता तो चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। सर हमारी ओपन डोर पॉलिसी है और हमारी सबके साथ बात हो रही है, चेयरमैन साहब के सबके साथ बात हो रही है। आप ये सुन के शायद आपको हैरानगी होगी कि गवर्निंग बॉडी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की है उसमें 99% डिसीजन जितनी भी कमेटीज हैं और गवर्निंग बॉडी के जो है कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें डिफरेंट पार्टी से भी लोग हैं, और आज तक जो हमारे ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज्यादा हो गए और 5-6 मीटिंग्स भी हुई और कमेटीज भी काम कर रही हैं, सारे डिसीजन हमारे यूनानिमस हुए। कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ कि जिसमें कोई ये लोग कहें कि जी यस वही चेयरमैन साहब की पॉलिसी है वो डिबेट करते हैं, जरूरी नहीं हम अपने व्यू पॉइंट को माने। समटाइम हमारा जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं उनके डिफरेंट ब्रेन जब इकट्ठे बैठते हैं डिफरेंट आइडियाज आते हैं, तो उसमें हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। और हमारी अभी भी हम सबके साथ ओपन है और सबके साथ डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम एक पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप आज अलायंस करते हैं किसी एक के साथ तो वो ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है इंजीनियर्स में, तो हम वो इंजीनियर्स की ग्रुपिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, पोलराइजेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके 1 माह पहले हम जिसके साथ भी अगर कोई बैठना होगा, जरूरत पड़ी तो जरूर बैठेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। क्यों कि अभी जब मैं आपसे अगर एक बात करूं स्ट्रेट अवे, अगर किसी भी ग्रुप के साथ हम आज डिक्लेयर कर देते हैं जी ये हमारा अलायंस हो गया, तो इट मींस कि बाकी 2-3 ग्रुप को हमने अपने अगेंस्ट कर लिया इमीडिएटली और दे विल बी स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट अस। इसका मतलब है कि हमें इस टाइप की जो भी खबर लिखनी पड़ेगी या कहनी पड़ेगी जराए के हवाले से कहनी पड़ेगी। यस फिर बातें सबसे होंगी, तमाम भाई हैं हमारे, हमने सबको साथ लेके चलना है और ऐसी कोई इशू नहीं है। हमारे लिए इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, हमने इस प्रोफेशन को आगे लेके चलना है। हम उसके लिए ये नहीं कहते कि हम ही सबसे बहुत बड़े ब्रेन है और हमारे अलावा कोई इस मुल्क को या इस प्रोफेशन को चला नहीं सकता। हमने मिलके चलना है सबने, और मिलके चलेंगे तो वही हमारी स्ट्रेंथ होगी। और इंशाल्लाह सबसे हमारा चैलेंज है वो है यंग इंजीनियर्स के लिए जॉब्स, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, और वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एज रेगुलेटर
चाहे कोई भी पार्टी उसको रोल कर रही हो, उसके लिए ये उसका मैंडेट ही नहीं है बेसिकली कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, क्योंकि रेगुलेटर का काम तो प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। उसका काम एम्प्लॉयमेंट तो है, वो डायरेक्टली जो है इकोनॉमी ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ के साथ लिंक है। अब तक वो चीजें आगे डेवलप नहीं होंगी उस वक्त तक इंजीनियर्स की अनएम्प्लॉयमेंट शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। या दूसरा तरीका ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हम इंजीनियर्स के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जो हैं एक्सप्लोर कर सकें, और ताकि वो पाकिस्तान से बाहर जाके भी, जो जिस तरह हमारे डॉक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान से बाहर जाके भी जॉब मिल जाती है। जो लास्ट ईयर हमारी सक्सेस हुई, वाशिंगटन अकॉर्ड हमने साइन किया, और वो अराउंड 20-21 कंट्रीज हैं जहां पे हमारी क्वालिफिकेशन एट पार कंसीडर होगी, और इंजीनियर जो उन कंट्रीज में जाएंगे जो कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको वहां पे जाके क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हम उस किस्म की वर्किंग, पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर उस किस्म की वर्किंग तो कर सकते हैं, लेकिन टू क्रिएट द जॉब्स, frankly speaking, we can only beg from the government for our generation to come. उसके लिए बहरहाल बहुत सारे प्रोसेसेस की जरूरत है। आई होप नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम स्पेसिफिक इलेक्शन और जॉब्स की क्रिएशन किस तरह हो इस पे बात करेंगे। सलीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।